घाटे की जो प्रवृत्तियां चलती आ रही है कहां तक उसमें लगाम लग पाया है। बही खाते को क्या करते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं और भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक की समय अवधि को बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा जो आपके पास नजर आ रहा है घाटे का, वो है राजस्व घाटा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। राजस्व खर्चा सरकार ने ज्यादा किया है। राजस्व खर्च कहने मतलब सरकार ने ऐसे जगह पर खर्च किया है जहां से दोबारा से सरकार को आमदनी हासिल नहीं हो सकती। लेकिन इस बजट में क्या ऐसा हुआ जो हम लोग 2024-25 वाले वित्तीय वर्ष बजट को देखने वाले हैं। जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बजट जो इस बार प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा वो किस तरीके का बजट रहा। हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त में उन चीजों को जानेंगे कि क्या बजट में ऐसा खास है, क्योंकि हमेशा से बजट तो प्रस्तुत होते आया, लेकिन इस बजट में क्या ऐसा हुआ जो हम लोग 2024-25 वाले वित्तीय वर्ष बजट को देखने वाले हैं। तो सबसे खास बात यहाँ पर क्या होगा, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग समझेंगे बजट विश्लेषण 2024-25 को आधार लेते हुए किस तरीके से कि यहाँ पर घाटे की प्रवृत्तियां क्या रही है ना। मुख्य रूप से हमारा ध्यान कहां पर रहेगा, घाटे की प्रवृत्तियां। चूंकि हम लोग हमेशा से एक बात को ध्यान देते हैं कि शेयर बराबर तो बजट तो पेश किया ही जाता है, लगातार एक के बाद एक बजट आते रहते हैं, अगले आगामी वर्ष के लिए भी आएगा, पीछे भी बजट आया है, लेकिन क्या प्रवृत्तियां रही हैं, सरकार कहां तक जो है अपनी तरफ से जो है वो महंगाई को या फिर कह सकते हैं कि घाटे की जो प्रवृत्तियां चलती आ रही है कहां तक उसमें लगाम लग पाया है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो सेशन में। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग ध्यान क्या देंगे भाई कि हमारा जो बजट है वो दरअसल आया कहां से। सबसे पहले तो अर्थ जान ले। तो देखो बजट जो शब्द है ना, बजट जो शब्द है इसका अंग्रेजी होता है बजट। ये तो ठीक है कि हम लोग अंग्रेजी में इसको क्या बोल देते हैं, BUDGET बजट। लेकिन ये फ्रेंच भाषा के बॉगेट शब्द से लिया गया है। बॉगेट, फ्रेंच भाषा के बॉगेट। और ये बॉगेट शब्द का मतलब क्या होता है, चमड़े का एक छोटा सा थैला। लेकिन अब आपको चूंकि पता है 2019 में जब निर्मला सीतारमण जी बजट प्रस्तुत करने गई तो वहां जो है चमड़े के थैले में नहीं बल्कि लाल कपड़े में ले जाकर के प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर लाल कपड़े का विशेष एक महत्व है। भारत में आप देखेंगे तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो बही खाता है वो कह लीजिए कि लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। और यही कहीं ना कहीं एक हमारा जो परंपरा रहा है वो इसी को आधार बनाते हुए इन्होंने कहा कि हम जो है बही खाते को क्या करते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, ये लाल रंग शुभ रंग का संकेत होता है, इसी आधार को हम लेकर के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी परंपरा रही है। और बजट का भी नाम क्या चेंज हो गया, अब बजट का नाम इन्होंने जो है वो क्या दिया हुआ है, लोगों ने दिया दरअसल, है ना। लोगों ने ये कहा कि ये बही खाता है और बही खाते की तरह हम लोग इसको किस में रखते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था 2019 में। सिर्फ बजट को हम लोग कैसे समझें, तो देखो बजट की एक साधारण सी परिभाषा होती है भाई। यहां पर हम लोग बजट को क्या कहेंगे, एक देश का एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स या फिर दस्तावेज जिसमें सरकार आगामी एक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए तैयार कर दिया गया, एक वर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये कौन सा वर्ष होगा, एक हमारा वित्तीय वर्ष। और भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक की समय अवधि को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी एक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्थित रूप से संपूर्ण अनुमानित आय और व्यय को दिखाती है कि सरकार कहां कहां पर अनुमानित खर्चे के बारे में सोच रही है, कहां कहां से कितने टैक्स या फिर नॉन टैक्स के रूप में क्या करने वाली है, कलेक्ट करने वाली है या फिर संग्रह करने वाली है। तो सरकार के संपूर्ण अनुमानित व्यय और आय को दिखाने वाले इस दस्तावेज को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय बजट कहेंगे। आप इसे आम बजट या फिर आप इसको जो है केंद्रीय बजट नाम देते हैं। साधारण तौर पर आप यहां पर कह सकते हैं कि सरकार का यह बजट है। ठीक है, तो भारत ने जो है ब्रिटिश शासन के दौरान 1867 से पहले 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक का जो एक समय अवधि बना हुआ है ना, इसी को उस समय क्या बोलते थे हम लोग, वित्तीय वर्ष बोलते थे। और इसी का पालन होता चला आया। लेकिन अब जो है 1867 ईस्वी से अब हम लोग पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि अब हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 वर्ष तक की हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया।
कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उसके स्थान पर अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। और आमतौर पर हम इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय बजट या फिर बजट कहते हैं, अंग्रेजी में यूनियन बजट कहते हैं। तो ये बजट का एक साधारण सी परिभाषा है कि सरकार का वह दस्तावेज जिसमें सरकार आगामी एक वित्तीय वर्ष के लिए क्या करती है, अपनी संपूर्ण अनुमानित आय और व्यय को दिखलाती है। यही हमारा क्या है, केंद्रीय बजट है। और हमारे लिए यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस वर्ष को जानना, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, लेखा वर्ष भी कह सकते हैं। यहां पर अब हम लोग सीधे तौर पर आते हैं कि सरकार ने जब ये बजट प्रस्तुत किया 2024-25 का, तो इसमें घाटे की जो व्यवस्था रही वो कैसा रहा, तो यहां पर देख लीजिए एक बार, बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीजों को समझना होगा। सरकार ने क्या इसमें कुछ नया बदलाव किया है, तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले राजकोषीय घाटा यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, पहले क्या था अब क्या है, तो इनको फर्क करते हुए समझना होगा। देखिए सरकार ने इस बार जो अनुमान किया हुआ है वो यहां पर क्या है भाई, आपका देखेंगे तो 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है ये किया गया। लेकिन इसकी टेंडेंसी को आप जरा समझिए, सबसे पहले 2022-23 की अगर आप देखेंगे तो हकीकत में जो है ना, ये प्रतिशत के रूप में यहां पर देखेंगे 6.4% था। उसके बाद अभी जो अनुमान किया जा रहा है वो कितना है, 4.9% किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो राजकोषीय घाटा है इसमें अब क्या होगी, थोड़ी सी कमी होगी। पहले हमारी ये वास्तविकता रही है, उसके बाद आप अनुमान देखेंगे 2023-24 का, तो ये अनुमान किया गया था 5.9%। और लगातार सरकार इसको कम करने पर ध्यान क्यों देती है, क्योंकि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि ये सरकार का क्या है, एक तरह का एक ऐसा घाटा है जिसके ऊपर कह लीजिए कि सरकार का एक दायित्व बनेगा इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में पेड करने को लेकर के। ठीक है, तो यहां पर पहले 6.4% वास्तविक रहा, कब 2022-23 में। अनुमान देखेंगे 2022-23-24 का ही, तो वो 5.9% था। संशोधित यानी कि रिवाइज्ड जो रहा वो 5.8%, यानी कि बहुत ज्यादा इनमें फर्क नहीं दिख रहा। लेकिन अंतिम रूप से जो वास्तविक तैयार होकर के आया ये 5.6% रहा, यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये लगातार सरकार कम करने पर हमेशा ध्यान करती है। उसके बाद क्या, यहां पर दूसरा जो आपके पास नजर आ रहा है घाटे का, वो है राजस्व घाटा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और ये सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट या फिर राजस्व घाटा होता क्या है, तो सरकार यहां पर जो आय प्राप्त करती है ना, यहां पर आय प्राप्त करती है कहां पे, तो राजस्व आय या फिर राजस्व प्राप्तियां आप कह लीजिए, जिसको प्राप्त करने के लिए सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती और ना ही सरकार को कोई खर्चे करने होते हैं। तो सरकार को यहां पर क्या हुआ, राजस्व आय ज्यादा हुआ। तो यहां पर ऐसे कह सकते हैं सरकार का जो है राजस्व आय ज्यादा हुआ है, यानी कि सरकार ने टैक्स वगैरह से कलेक्शन ज्यादा करे और उसके हिसाब से राजस्व खर्च सरकार का कम हुआ है, राजस्व व्यय कम हुआ है। तो ये जो प्रवृत्ति बनेगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, राजस्व घाटा कहेंगे। यानी कि हम लोगों ने जो है कलेक्शन यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसे ज्यादा पहुंचे हैं, ये राजस्व आय है, जो कि वर्तमान किसके लिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जो है सरकार ने प्राप्त किया। लेकिन यहां पर क्या है, राजस्व क्या व्यय, सरकार ने ऐसे भी कुछ खर्चे किए हैं जहां से सरकार को दोबारा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये वास्तविक तौर पर देखा जाए तो वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सरकार इस तरह के खर्चे करती है। उसके बाद क्या है सर, इसमें कैसी टेंडेंसी रही है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर 4.0% यानी कि 4% कह लीजिए, ये आपका क्या रहा है वास्तविक, कब का, 2022-23 का। फिर अनुमान 23-24 में कैसे किया गया, तो ये 2.9% था। इसके पहले आप देखेंगे ये चीजें तो कितना वास्तविक रहा है 4%, और सीधा देखेंगे 2.9% ये अनुमान किया जा रहा था कब, 2023-24 में। लेकिन फिर 23-24 का ही आप संशोधित देखेंगे तो 2.8% रहा, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच देखेंगे जितना अनुमानित था उतना ही संशोधित के आसपास चीजें रही है। फिर यहां पर आप देखोगे हकीकत में तो ये भी 2.6% बताया जा रहा है, और उसके अलावे ये हकीकत में अब कितना एस्टिमेट या फिर अनुमान किया जा रहा है, तो 1.8%। इसका मतलब है सरकार
इस वाले घाटे को भी फिर से दोबारा देख रही है कि ये घाटा हमें अब कम होने वाला है, पहले के तुलना में ये अनुमानित सरकार का है, अनुमानित है सारी चीजें। तो ये 1.8% पर कंट्रोल हो पाएगा या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन 1.8% अभी ये मान करके चलिए कि सरकार अनुमानित कर रही है। इसका कहीं ना कहीं ये भी मतलब है कि सरकार ने कहीं ना कहीं टैक्स के साथ या फिर कर के साथ क्या किया होगा, स्लैब को कम किया गया होगा, या फिर कह लीजिए कि टैक्सेस में कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ तो हेर फेर किया होगा या फिर बदलाव किया होगा। यहां पर उसके बाद क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ये भी पहले देख लीजिए वास्तविक कितना था, 2022-23 में ये था 2.8%, अब कितना किया गया है 2023-24 के हिसाब से 1.7%, यानी कि 1.7%, और फिर संशोधित करके 1.8% बताया गया। और हकीकत में अब जो है अनुमान कितना मात्र किया जा रहा है, 0.6%, यानी कि अब जो है बहुत कम जो है वो यहां पर प्रभावी घाटा होने की पूर्ण संभावना जताई जा रही है सरकार के द्वारा। प्राथमिक घाटा है ना, जिसको हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, तो ये पहले 2022-23 का अगर आप देखेंगे तो 3% था। हकीकत में जब अनुमान किया गया 23-24 में, तब कितना था 2.3%, और संशोधित भी वही रहा है, अब देखेंगे 2.3%। लेकिन अब कितना अनुमान किया जा रहा है, तो 1.4%, यानी कि कहीं ना कहीं इस घाटे में फिर से क्या की गई है, कमी होने का अनुमान कर रही है सरकार। ठीक है, तो यहां कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हर जगह पर जो डेफिसिट हमने शामिल करा है, डेफिसिट यहां पर क्या बता रहा है कि सरकार पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को अब नियंत्रित करने पर लगी हुई है, जहां पर स्थिरता नाम की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, फ्लैक्चुएशन या फिर महंगाई को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का भी एक प्रयास ये रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग यहां पर अगर प्रवृत्तियों की विचार करें तो ये ग्राफिकली बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। वो घटना याद करिए जब देश के अंदर कोविड की स्थिति बनी हुई थी, और उस वक्त जो है वो क्या हुआ था, कर को लेकर के, तो सरकार ने एक बहुत भयानक स्थिति देखा उस वक्त पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। ये क्या था, महामारी, और उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे फैक्ट्रियां, कई सारे कल कारखाने बंद हो गए, लोगों की आमदनी घट गई, और इस वजह से आप देखेंगे 2020-21 का आप देख लीजिए डेटा, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, एक ही चीज पता चलेगा कि सरकार की यहां पर घाटे जो है वो ज्यादा बढ़ गया था, बहुत तेजी के साथ उछाल हुआ था, घाटा ज्यादा हुआ था सरकार को। क्यों? क्योंकि यहां से सरकार को रेवेन्यू या फिर राजस्व की प्राप्ति कम हुई थी, और लोगों ने जो है वो अगर टैक्स कम दिया है तो सरकार को तो अपने खर्चे करने ही होते हैं। तो सरकार ने यहां पर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सरकार ने जब खर्चे किए तो सरकार का क्या हुआ, सरकार का खर्च ज्यादा हो गया, यानी कि सरकार ने ज्यादा खर्च किए, यानी कि इसको आप राजस्व खर्च कह सकते हैं। ठीक है, राजस्व खर्च सरकार का ज्यादा हुआ। उसके अलावे अब यहां पर दूसरी चीज क्या कहेंगे हम, राजस्व प्राप्तियां सरकार को कम हुई हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, ये सरकार के पास कम पहुंचा, और सरकार ने कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा कर दिए हैं, तो सरकार को घाटे लग गए। अब इसको आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया गया। ये जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा है, पहले अगर आप देखेंगे 2013-14 का आंकड़ा तो 4.5% था। लगातार सरकार क्या कोशिश करती है कि ये कम हो जाए, 3% के आसपास में रहे, तो हमेशा देखिएगा ये धीरे धीरे कम होने की प्रवृत्ति रही। लेकिन जैसे ही 19, 20, 21, 22 का आप डेटा देखेंगे तो अचानक से उछाल मारा हुआ है। खास करके 2020 और 21 का देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ ये क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। और ये जो ब्लू लाइन है ये किस चीज को दिखा रहा है, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि सरकार का कुल जो घाटा हुआ था वो ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गया था। घाटा क्या हुआ था, बहुत तेजी के साथ उछाल हुआ था। उसके बाद देखेंगे 2021-22 में तो तुरंत जो है 9.2% से 6.4% हो गया, और लगातार फिर धीरे धीरे ये घटती चली गई। और अब फिर से क्या हो रहा है, बजट एस्टिमेट किया जा रहा है 2024-25 के लिए, तो सरकार को ये लग रहा है, ये अनुमानित है सरकार के लिए कि अब जो है 4.9% पर बात आकर के रुकेगी। तो इसमें लगातार सरकार कमी लाने की इसलिए कोशिश करती है। इससे ये बात साफ पता चल जाता है कि सरकार को उधार कम लेने पड़ेंगे, और अगर सरकार ने उधार कम लिया तो सरकार, वाजिब सी बात है, सरकार हकीकत में अर्थव्यवस्था में कम जो है वो पैसे को क्या करेगी, पहुंचाएगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सरकार अगर जो है मनी फ्लो कम कर देती है, यानी कि इसका मतलब है सप्लाई कम हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा, पूरी इकोनॉमी कंट्रोल में रहेगी। यहां पर जो है ना डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड या फिर सामूहिक मांग, वो देश के अंदर तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा।
बढ़ेगा तो जरूर, तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से महंगाई नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मांग बढ़ने की वजह से क्या होते हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये घाटे जो है ना लगातार कम होने की प्रवृत्ति होती है, और अगर सरकार पहले की अपेक्षा कम अनुमानित करती है तो इसका मतलब है बात बिल्कुल सही सही जाने वाला है आगे चल करके। और भी क्या होगा सर, तो इसमें देखिए रेड कलर से जो किया गया है, लाल रंग से दिखाई गई ये रेखाएं हैं, तो ये क्या सूचित कर रहा है, ये है आपका राजस्व घाटा, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो ये हमेशा से कम कम, और उसके बाद फिर कह रहे हैं कोविड के टाइम में फिर से ये भी उछाल आया, क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है यही बातें कि सरकार के पास यहां पर कुल, है ना, जब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो आप कह लीजिए कुल, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुल खर्चे सरकार के ज्यादा हुए हैं। ठीक है, कुल खर्च ज्यादा हुआ है और सरकार के पास कुल प्राप्तियां, ठीक है, कुल प्राप्तियां कम हुई हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट। लेकिन आप रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं तो क्या हो गया, राजस्व खर्चा सरकार ने ज्यादा किया है। राजस्व खर्च कहने का मतलब सरकार ने ऐसे जगह पर खर्च किया है जहां से दोबारा से सरकार को आमदनी हासिल नहीं हो सकती। यहां पर सीधे सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए। राजस्व प्राप्तियां कहने का मतलब सरकार के पास कर या फिर गैर कर के रूप में, या तो टैक्स या फिर नॉन टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसे उस समय कम पहुंचे हुए थे। 2020-21 की हम बात कर रहे हैं। फिर यहां पर जो रेड आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, हरा हरा लाइन आपको दिख रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये भी देखेंगे 2020-21 में तेज हो गया था और उसके बाद धीरे 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 और कम हो गया, और सबसे कम अभी इसी को अनुमानित किया जा रहा है। कितना, 0.6%। अब क्या सर, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट था उसी में से हम लोग क्या करते हैं, ब्याज भुगतान जो करना होता है सरकार को, उसको हम घटा देते हैं। तो शेष अब जो बच जाता है, यानी कि हम लोग मुख्य रूप से कितना घाटे में हैं, तो वो प्राइमरी डेफिसिट बताता है। और ये भी सरकार हमेशा से कम करने की कोशिश में लगी रहती है। और देखिए मात्र अनुमानित अब कर रही है 1.4%, यानी कि यहाँ पर लगभग 1.5% के आसपास मामला पहुंच गया, जबकि पहले ये 2% के आसपास हुआ करता था। और उससे भी पहले ये 2.3%, उससे भी पहले देखेंगे तो 2.3% और 3%, फिर 3.3%, और कोविड के टाइम में ये कितना था, तो यहां पर आप इसको कह लीजिए कितना था भाई, 5.7%। मतलब कि बहुत तेजी के साथ ये मामला देखने को आ रहा था। सर अब इसमें क्या हो गया, अब कैसे नियंत्रित रह गई अर्थव्यवस्था, ये आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। अब यहां पर कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां होती है ना, रेवेन्यू जो कलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट को, वो कहां कहां से आता है, तो इसके जो है अलग अलग स्रोत यहां पर है, जैसे कि कर राजस्व, ठीक है, और कर भिन्न राजस्व, यानी कि टैक्स और नॉन टैक्स, दो तरीके से। नॉन टैक्स के अंदर में फीस फाइन वगैरह रहता है शामिल, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर में क्या चीजें हैं, या तो प्रत्यक्ष कर होगा या फिर अप्रत्यक्ष कर होगा, और अप्रत्यक्ष कर में कौन सा शामिल होता है अभी, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पर आपको यह समझ आ गया होगा कि राजस्व प्राप्तियां में ये दो तरह की प्राप्तियां होती है, एक तो कर राजस्व और दूसरा कर राजस्व नहीं बल्कि गैर कर राजस्व। तो दो तरह की पूंजीगत प्राप्तियां जो होती है ना, ये गवर्नमेंट को एक तरीके से कह लीजिए यहां पर पूंजी के रूप में प्राप्त हो रहा है, और ये प्राप्त करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ खर्चे भी करने होते हैं। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिए, ये 3 जगहों से प्राप्त होता है मिलनी गवर्नमेंट को। कहां कहां से, ऋणों की वसूली करके सरकार प्राप्त कर सकती है, अन्य प्राप्तियों में शामिल हो सकता है, और कुछ चीजें, और उधार या फिर अन्य देयताएं जो अन्य लायबिलिटीज हैं गवर्नमेंट के, वहां से प्राप्त किए जाते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। सिर्फ कुल प्राप्तियां क्या होगा, तो कुल प्राप्ति कहने का मतलब राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल प्राप्तियां हमें हासिल हो जाता है। तो ये तो पता चल गया सर कि हमें जो है कुल प्राप्तियां कैसे हो गई, है ना, गवर्नमेंट को कैसे प्राप्त हो रहा है टोटल पैसे। उसके बाद यहां पर जो हमने राजस्व घाटा आपको बताया था, वो स्पेशल यहां पर अलग से किया हुआ है। उसमें क्या है फॉर्मूला, 10-1। 10-1 कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो राजस्व खाते में गया था सरकार के पैसे, सरकार के पास पैसा, उसमें से क्या कम कर दिया गया, तो उसमें से कम कर दिया गया राजस्व प्राप्तियां। यानी कि सरकार के पास जितना राजस्व पहुंचता है उसमें से क्या किया हम लोगों ने, क्या किया है यहां पर, राजस्व जितना सरकार के पास पहुंचता है उसमें से अगर हम प्राप्तियों को घटा देते हैं तो हमारे पास निकल जाता है राजस्व घाटा। ठीक है, अब यहां पर प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, ये आप इसको समझेंगे। 15-12 क्या है, 15 का मतलब क्या है यहां पर, राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा में से आप क्या करेंगे, राजस्व घाटा में से आप क्या करेंगे, पूंजीगत अस्तित्व, है ना, पूंजीगत
अस्थियों की जो है सृजन हेतु सहायता अनुदान या फिर आप कह लीजिए इसको कि कुछ ना कुछ पेमेंट्स गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जिसकी वजह से अब राजस्व घाटे में से अगर कुछ यहां पर कम हो रहा है, भुगतान के तौर पर कम कर दिया गया, तो सीधे तौर पर हमें क्या मिल जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा। सर राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा में देखेंगे तो यहां पर 9 में से घटाया जाएगा किसको किसको जोड़ करके? 1, 5 और 6। 1, 5 और 6 मतलब ये राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? ऋणों की वसूली, ठीक है। दूसरी चीज ये दोनों क्या है? प्राप्तियों के तौर पर है। उसके बाद छठे नंबर का अन्य प्राप्तियां, ये तीनों को यहां पर क्या है? एक साथ में रखा जाएगा और उसमें कहां माइनस करना है? 9 में। 9 में माइनस करेंगे मतलब कुल में। तो कुल खर्चे में से आप क्या करेंगे? जो भी आपको प्राप्ति हुए है राजस्व के तौर पर, जो भी आपको प्राप्ति हुई है ऋणों की वसूली के तौर पर या फिर अन्य प्राप्तियों के तौर पर, तो वो सब यहां पर घटेगा। समझ आ गया होगा? तो ये आपका रहा क्या? प्राथमिक। अब घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। 17 माइनस 11। 17 का मतलब क्या है सर? 17 का मतलब है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में से हम किसे घटा देंगे? ब्याज भुगतान को घटा देंगे। राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज भुगतान को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। तो पूरे फॉर्मूले इस तरीके से यहां पर अप्लाई करी जाती है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा समरी एक तौर पर। अब यहां पर हम लोग ये समझ लें कि रुपया सरकार के पास कहां से आता है, गवर्नमेंट कहां कहां से पैसे को कलेक्ट करती है। तो आने के अलग अलग बहुत सारे स्रोत हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन सबसे बड़ा जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं वो क्या होगा? तो सबसे बड़ा एक तो हमारा उधार और अन्य देयताएं, ठीक है, बोरविंग्स और अदर लायबिलिटीज। उसके बाद यहां पर देखिए निगम कर, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, कंपनियों के लाभ पर लगाया गया कर होता है ये एक तरीके का। उसके बाद आयकर जो कि 19% अनुमान किया जा रहा है। पहले ये कितना अनुमान किया जा रहा था? तो पहले देख लीजिए यहां पर ये जो है ना 16 पैसा अनुमान किया जा रहा था। अब क्या है इसमें? कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि जो निगम कर था 17 पैसा, पहले भी 17 पैसा अनुमान था, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी सरकार यानी कि फिलहाल किस पर ध्यान दे रही है? आयकर वसूली पर, ठीक है, सीधे तौर पर यहां पर आप कह लो। उसके बाद क्या है? सीमा शुल्क जो कि 4% है, सॉरी 4 पैसे है। ये भी पहले कितना हुआ करता था? 5 पैसे। मतलब कि इसमें भी आप देखोगे तो थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है। अनुमान अब सरकार क्या कर रही है? कम। यानी कि ये किस पर लगता है? तो सीमा शुल्क लगता है वस्तुओं के आयात या निर्यात किए जाने पर। तो यहां पर सीमा शुल्क अब सरकार कम अनुमानित कर रही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि जो हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज होती है, इन्हीं चीजों को 5 पैसे यहां पर अनुमानित कर रही है। और पहले भी ये कितना हुआ करता था? 5 पैसे के आसपास हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी बात हमेशा से की जाती है ना, जीएसटी की बात की जाती है, तो ये 18 पैसा अनुमानित कर रही है सरकार, जो कि पहले कितना था? तो पहले आप देखेंगे तो ये 16 पैसा था। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर भी कलेक्शंस ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट, या फिर करने की अनुमान कर रही है। तो ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। जो मोटा मोटी तौर पर आपको चीजें जानना था कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर के, आयकर को लेकर के, ये बातें तो बिल्कुल क्लियर है। सरकार यहां पर कर अब ज्यादा अनुमानित कर रही है। दूसरा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी सरकार अब पहले की अपेक्षा ज्यादा अनुमानित कर रही है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर देखियो सरकार के जो पैसे आ जाते हैं ये कहां कहां पर मेनली खर्च होता है, कहां कहां पर सरकार के पैसे चले जाते हैं। तो ये पैसा आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए 2024-25 का ही ये है। और यहां पर जो आपको छोटा करके पिक्चर में दिखाया जाता है ये रहता है पिछले वर्ष का, यानी कि 23-24 का। और ये जो रहता है बड़ा पिक्चर ये रहता है 24-25 का है, ठीक है। तो यहाँ एक बड़ा हिस्सा जो देखेंगे वो क्या रहता है आपका? तो यहां पर देख लीजिए ब्याज भुगतान, जो कि आप कह लीजिए 19 पैसा अनुमानित है, ठीक है। कितना है? 19 पैसा है। उससे भी बड़ा आप देखोगे तो कर और अन्य शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सेदारी है वो यहां पर 21 पैसा चला जाता है गवर्नमेंट के हाथ से निकल करके, ठीक है। ब्याज का भुगतान में कितना? 19 पैसा चला जाता है। उसके अलावे एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट के हाथ से जो खर्चा होता है पैसा, वो कहां पर जाता है? तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती है, कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, या फिर सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स होते हैं जहां पर सरकार अपना पैसा खर्च करती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें की रक्षा, आर्थिक सहायता और पूंजी परिव्यय शामिल नहीं होता है। यानी कि आप डिफेंस सेक्टर को निकाल दीजिए इसमें से, आर्थिक सहायता यानी कि इकोनॉमिक सब्सिडी को बाहर कर दो, या फिर जो सरकार के पूंजीगत खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पर शामिल नहीं है। मतलब कि बाकी खर्चों का आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उन पर 16 पैसा अनुमानित कर रही है कि सरकार खर्चे करेगी। और क्या? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को लेकर के अलग से जो है योजनाएं भी तैयार होती है, तो इसके लिए 8 पैसा यहाँ पर किया गया, ठीक है। उसके अलावे क्या है सर? उसमें है आपका क्या? अदर खर्चे, अन्य खर्चे के तौर पर यहाँ पर हो सकता है, जिसको हम अनप्लान एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। यानी कि
ये कोई नियोजित खर्चे नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा जो बात हम लोग हमेशा से करते हैं कि क्या सर फाइनेंस कमीशन जो है यहाँ पर यानी कि वित्त आयोग और अन्य जो अंतरण है वो कितना अनुमानित है, तो 9 पैसा, यानी कि सरकार के पैसे यहाँ पर भी खर्च होंगे 9 पैसे। सर सब्सिडी की बात करें तो पहले कितना था, पहले 7 पैसा था अनुमानित, अब उसी चीज को आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है आपका स्पष्ट यहाँ पर कितना किया गया है, 6 पैसा, ठीक है। तो इसमें से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डिफेंस वाले भी देख लो आप, 8 पैसा पहले भी था, अभी भी ये 8 पैसा है, तो कुछ चीजों में बदलाव नहीं किया गया है, जैसे के तैसे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मेजर चीजें हैं वो मैंने तो आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो ये रहा पूरी की पूरी घाटे की प्रवृत्तियां जो आपने देखा, और कैसे जो है यहाँ पर अब सरकार और भी कंट्रोल करने की ताकत में लगाई हुई है, अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार का एक ही मकसद होता है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना, स्थिरता के तौर पर लाना। तो ये मुद्दे आपको समझ आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन में है ना हम लोग रखेंगे इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।